आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। बहुत सारे प्यारे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं। बप्पीदा, भूपेंद्र, अश्विनी एस, कर्नाटका बेंगलुरु से, अंकित सी, चेन्नई से, और कहाँ कहाँ से सब जुड़ रहे हैं, दिल्ली से, है ना। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सदन कुमार जी, बहुत बहुत अभिनंदन। तो वाह, और एक साथी का कमेंट आया, सर नॉट डिस्कसिंग ओनली सॉन्ग। अच्छा, सॉन्ग, गीत गीत गाने के लिए तो जिंदगी में आए हैं, है ना मनोज जी। गीत गाते चलिए अपनी जिंदगी का, और आनंद लेते चलिए, और जीवन में थोड़ा थोड़ा जो भी चीजें मिली हैं उसको काम करते करते, एक जो असली काम है, गीत गाने के लिए आए हैं हम लोग, है ना। अभी एक प्यारा सा गाना भी चल रहा था आपको, है ना। सदन जी नमस्ते कर रहे हैं, बप्पीदा त्रिपुरा से हैं, बप्पीदा जी देख रहे हो। त्रिपुरा से हैं, अगरतला। वाह वाह, ये हुई ना बात, कितनी अच्छी बात है। तो दीपक हमेशा अंधेरों में ही जला करते हैं, और इतने प्यारे प्यारे साथी बड़ा मुश्किल से मिला करते हैं। तो सभी प्यारे साथियों को आज बहुत सारी लीड मिलेगी, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि कल ही एक शानदार सा एग्जामिनेशन हमारे साथियों ने देकर आया, जो आर्यव्रत बैंक का एग्जामिनेशन था। हालांकि आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लरिकल टू ऑफिसर्स कैटेगरी के जो सवाल हैं, और इसको दो पार्ट में करेंगे। आज एक पार्ट करेंगे और आने वाले दिनों में एक पार्ट करेंगे। तो बहुत सारे साथियों का फीडबैक आया कि एक दिन पहले जितने सारे सवाल हमने चर्चा किए उसके 80% सवाल हूबहू आ गए। और जो डिस्कशन में हम लोग सवाल करते थे, मैंने पहले भी एक दिन आपको आश्वस्त किया था कि आपकी सारी तैयारी हो गई है, उसी में से सवाल आएंगे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। अभी सवालों पे चर्चा कर लेते हैं। और जितने भी साथी हमारे साथ जो ये तैयारी कर रहे थे, उन साथियों ने बहुत ही आत्मविश्वास जताया कि सर हमारे सारे, कई लोगों ने तो अपने नंबर भी बता दिए कि सर 50 मार्क्स के रिटर्न होंगे, तो उसमें से मैं 43, 45, 47, 40 ऐसे टाइप का नंबर बता दिया। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरे सवाल मेरे पास आ गए हैं। अब जब पूरे सवाल आ गए हैं, तो फिर चिंता किस बात की, हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो एक टॉर्च की भांति हमें इशारा करते हैं कि इसमें से इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को देखना है। और जितने सवाल आए हैं उस टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे तो आपके प्रमोशन एग्जाम में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप भी सवालों को कर पाएंगे। कई सवाल तो ऐसे होते हैं जो हु बहू शब्द सह उसी में ही आते हैं। आपका 1 सेकंड लगेगा उस सवाल को हल करने में, उसका उत्तर मार्क करने में। बहुत बढ़िया। आज के सेशन में हम लोग जो हैं, आर्यव्रत बैंक के सवाल कल एग्जामिनेशन हुआ। 10 नवंबर 2011 को 1 बजे एग्जामिनेशन था। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लरिकल टू ऑफिसर। क्लरिकल टू ऑफिसर के एग्जामिनेशन में दो भाग होते हैं, एक होता है लैंग्वेज का, एक होता है बैंकिंग का। बैंकिंग के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बैंकिंग में आपका जनरल बैंकिंग, और एक पार्ट होता है जो इंटरनल बैंकिंग। तो इसमें मतलब हमारे साथी जो हैं इसमें एक्सपीरियंस साझा करेंगे भी कि कितने आए थे क्वेश्चन, और आप खुद क्वेश्चन से देख लेंगे कि कितने इंटरनल से आए थे और कितने आपके जनरल बैंकिंग और इंटरनल बैंकिंग से आए थे। इंटरनल बैंकिंग से इनमें कम आया था, जनरल बैंकिंग से ज़्यादा आया था। चलिए, तो अभी हम सवालों पे चर्चा करेंगे, और सभी जो हैं थोड़ा सा हौसला बना के रखिएगा। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मतलब जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करते रहते हैं ना, तो वैसे ही लगता है कि अभी तो नई नई है। तो अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मतलब आप सोचिए कि अनुभव बहुत ज़रूरी है। और जब अनुभव हो जाता है तो आपको चीज़ें
आसान लग जाती हैं सब चीज़ों में। तो हम लोग सवालों पे चर्चा करते हैं क्योंकि अभी न आएगी नींद हमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ये ज्यादा, क्योंकि अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जब शुरू करने जाते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी तो थोड़ा दिल धड़कता है ना। लेकिन जब तैयारी शुरू कर लेंगे तो वाह बहुत बढ़िया। कुछ साथी वाह वाह कह रहे हैं, मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन मुझे जब पता चला कि हम इस जीवन में गीत गाने के लिए आए हैं तो गाते रहते हैं, अपना गीत गाते चलिए। जितनी देर जिंदगी रहेगी शानदार रहेगी और जबरदस्त रहेगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवालों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सवाल नंबर 1। वाह, सदन जी क्या सवाल आया था देखिए। सदन जी आए हैं आज हमारे साथी। नमस्कार सर। नमस्कार, मजा आ गया एग्जाम देने में कल। ये आपका आशीर्वाद था सर। क्या बात है, क्या बात है ना। जितने एक दिन पहले जितने सवाल हमने डिस्कस किए थे सारे सवाल स्क्रीन पर हैं आज एग्जामिनेशन के साथ, है ना सदन जी। सर ये तो क्वेश्चन उसी तरह से था सर जैसे आप बताते थे, मतलब इसमें हाँ, एक कैरेक्टर भी मतलब चेंज नहीं था सर। एक हाँ जो मैंने एक दिन पहले डिस्कस किया था वही सवाल एग्जामिनेशन में कल हूबहू आ गया है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, 1 मिनट फिर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस साझा करिए, फिर मैं एक बार बात करता हूँ आपसे। हाँ तो सदन जी मैं ये कह रहा था कि ये सवाल जो है मैंने कल बताया था कि एक ड्राइंग पावर का सवाल आएगा। सवाल आपके स्क्रीन पर है, हमारे साथी सवाल का जवाब भी लिख लिए हैं कि अगर एक फर्म का सैंक्शन लिमिट जो है 5 लाख है, स्टॉक जो है उसमें 6 लाख है, मार्जिन 25% है, तो कैलकुलेट करिए ड्राइंग पावर। इसको कैसे हल किए सदन जी? इसको समय लगा कि इस फटाक से आंसर करके आगे बढ़ गए? नहीं सर, ये तो आंसर याद था इसका। बताइए। हम्म। इसका सर आंसर याद था। हम्म। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। कि मैं रफ पेपर पर ऐसे ही छोटो मोटो दिखा दिया था। है? अच्छा, तो सर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर इसको। क्या बात है, इसमें तो 1 सेकंड लगा होगा देख के, है ना आपको? क्योंकि जब सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक 6 लाख है, तो स्टॉक में से मार्जिन घटा दिए। स्टॉक 6 लाख है, 6 लाख का 25% मार्जिन मतलब 1.5 लाख है, 6 में से 1.5 लाख घटा दिए, 4.5 लाख। है ना? ड्राइंग पावर कितना हो जाएगा सदन जी? साढ़े 4.5 लाख सर। 4.5 लाख। बहुत बढ़िया। 4 लाख। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 6 लाख का 75% निकाल ले तो डायरेक्ट आ जाएगा तो सेक्शन में। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं बप्पी दादा। बहुत बढ़िया, है ना? सर एक क्योंकि बात कहना चाहेंगे। हाँ ये हाँ। सर आपका आपके साथ जो साथी जुड़े हैं, तमाम हम्म। साथीगण हैं, चाहे वो मेरे आर्यवर्त बैंक से हो अलग से। हम बहुत नजदीक एक साथी से बात किए तो उन्होंने ड्राइंग पावर जैसे क्वेश्चन पर गलत उन्होंने करके आ गए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सर का पूर्ण रूप से आशीर्वाद ही है कि हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़ी। क्या बात, बहुत ये साथी है ऐसे बात। मिले। सच, कैलकुलेट मैं करके अपने तो रीजन की बात बता रहा हूँ सर, अपने रीजन में। हालांकि इसमें बहुत से साथी हैं जो मुझे आपके बदौलत है जो सर, आपसे हमारी बात हो जाती है। तो मैं वहाँ अपना आईडी कार्ड दिखा रहा था तो एक मेरे जस्ट पीछे बैठे थे, खड़ी थे। तो बोले कि आप बाका सर की क्लास करते हैं, सदन कुमार शर्मा आप ही हैं। तो मुझे बड़ा यह लगा। अरे तो सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं ही मिला था आपसे। अच्छा अच्छा, थैंक यू अभिषेक अभिषेक जी जी, थे। थैंक यू थैंक यू। सर थैंक जी यू। नमस्ते आपको। नमस्ते नमस्ते जी।
सदन। सर सदन सदन सर मेरे जस्ट सामने खड़े थे, मैं जान नहीं रहा था, नाम सुना सदन कुमार शर्मा तो तुरंत दिमाग में याद आ गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये तो सर का आशीर्वाद था, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें सर जी का जी। श्रेय जाता है। हाँ। सर मैं थोड़ा 2 मिनट का मेरा दुर्भाग्य था कि आप जब डीडी के बारे में पढ़ा रहे थे तो मैं लखनऊ स्टेशन पे उतरा ही था, तो ओके। शोर की वजह से कुछ चीजें सुन नहीं पाया था। 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट गया, बाकी जो आप पढ़ाए थे लास्ट एकदम क्लास चली थी हम्म। उससे तो सर बहुत क्वेश्चन आए थे बहुत बढ़िया। जनरल तो बैंकिंग के, वो देख के ही आंसर उसके याद आ जा रहे थे सर। ओके, ज्यादातर आपका जनरल बैंकिंग से सवाल आया था, है ना? इंटरनल बैंकिंग से कम सवाल आए थे। जी 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 सर। चलिए, तो बातें भी करते रहेंगे, सवाल भी चर्चा करेंगे, और चीजों को सीखेंगे भी। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। इफ ए कस्टमर wants to open a bank account with his relative and gives a mandate that till he will live he will operate the account, after the death of him the account will be operated by the relative, this type of mandate is called। एक ग्राहक बैंक में आता है और निवेदन करता है कि महोदय, मेरे रिलेटिव के साथ मुझे जॉइंट अकाउंट खोलना है, लेकिन शर्त ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं इस अकाउंट का ऑपरेशन मैं ही करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरे रिलेटिव ये इसका ऑपरेशन कर सकते हैं या इस अकाउंट का पैसा ले सकते हैं। ऐसे खाते को कौन सा खाता, उसको मैंडेट कहते हैं। तो ये तो मजा आ गया होगा सदन जी, है ना? ये भी तो इतना, इतनी देर तो मैं पढ़ा, इतनी देर भी नहीं लगाए होगे आप तो, है ना? इतना देर नहीं लगा था सर, सही तो बात। 1 सेकंड 2 सेकंड में टिक लगा के जय राम जी की करके आगे बढ़ गए होगे आप, है ना? जी सर, जी सर। तो इसको बोलते हैं फार्मर एंड सर्वाइवर। सर्वाइवर, यस सर। Till farmer will live, farmer will operate the account. After the death of farmer, survivor will operate the account and the amount can be taken by the survivor। ये उसको चला सकता है। यस चलिए, सर। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल। ए एंड बी जॉइंट अकाउंट होल्डर है। आप इस इसको सवालों से ट्रेंड को देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजों से सवाल आ रहे हैं, फिर उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। जी सर। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि ए एंड बी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, बैंक में खाता खोलते हैं जॉइंट अकाउंट के साथ, और उसमें नॉमिनी भी करते हैं। नॉमिनी एक्स रहता है या सी रहता है, यहाँ एक्स लिख दिया है। तो ए की मृत्यु हो जाती है और वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहता है। तो ए की मृत्यु होने पर मैच्योरिटी के बाद वो पैसा किसको मिलेगा, अगर वो खाता आइदर एंड सर्वाइवर में मैंडेटेड हो? तो ये सवाल भी तो आपके पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ए एंड बी जॉइंट अकाउंट होल्डर विथ टैक्स नॉमिनी, इफ ए डाइड देन द पेमेंट ऑफ एफडीआर विल बी पेड आफ्टर मैच्योरिटी टू होम इफ द मैंडेट इज आइदर एंड सर्वाइवर। वाह सदन जी, तो मजा आ गया होगा आपको 2-3 सवाल देखते हुए। वाह सर, आज तो गजब। आशीर्वाद सर, आपका ही आशीर्वाद सर इसमें देन तो। पेमेंट विल बी मेड टू सर्वाइवर, दैट इज बी। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमारे साथियों को। अगर नहीं मैच्योरिटी सर। के बाद पेमेंट लेने आता है तो बी को मिलेगा। अगर मैच्योरिटी से पहले पेमेंट लेने आता है तो जो सर्वाइवर है, या ये सर्वाइवर है और जो डिसीज पर्सन है उसके लीगल हेयर, दोनों को एक साथ देंगे। अगर दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पेमेंट करके बैंक ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। 3 ही कंडीशन है, हालांकि यही जो है ज्यादातर पूछता है, बी। ऐसा ही था सर, बिल्कुल आफ्टर मेच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी। पेमेंट ऑफ एफडीआर विल बी पेड आफ्टर मेच्योरिटी, ये सेंटेंस था, बिल्कुल एक कैरेक्टर था सर। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जो कल ही एग्जामिनेशन में आया। व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग? तो यस सर। सीधा सिंपल सवाल था, जनरल क्रॉसिंग एक लाइन का सवाल था। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जनरल क्रॉसिंग के लिए उसमें ऑप्शन ऑप्शन कितने आए थे? 5 ऑप्शन आए थे कि 4? 5 आ रहे थे सर। जी। 4 आए थे। नहीं, पांच पाँच थे नहीं, सर। पाँच 5 था सर, पाँच 5 था। पाँच पाँच थे सर। 5 ऑप्शन टू है। टू टू पार्लर लाइन वाला आंसर था इसका सर। अच्छा, क्या था? टू टू ट्रांजर पैरेलल लाइन अगर किसी यस। चेक के फेस में खींच दिया जाए तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। क्वेश्चन करते हैं, यस अगर चेक के किसी मुख पृष्ठ पर अगर 2 पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो उसे जनरल क्रॉस। जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया। इक्विटेबल मॉर्गेज कैन बी केप्ट इन विच प्लेसेस? यहाँ पर आया है सवाल, ये ऐसा आया है
कि एक होता है हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो प्रभार दर्ज करते हैं, वो होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज में इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, जिसमें ग्राहक क्या करता है या उधार ग्रहीता या जो बोरोवर क्या करता है, अपने टाइटल डीड को जाके बैंक मैनेजर को जमा कर देता है। जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, उसके जो यस सर। टाइटल डीड्स पेपर हैं उसको जाके जमा कर देता है, और कहता है कि ये टाइटल डीड के पेपर आप अपने पास जमा कर दीजिए, जब तक मेरा लोन आपके पास है तब तक आप इसको जमा कर लीजिए, लोन खत्म हो जाएगा तो मैं इसको ले लूंगा। इसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। तो इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए कुछ प्लेसेस नोटिफाइड होते हैं। ये सवाल पूछा गया, कहाँ रखे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे सदन जी? सर ये स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफाइड प्लेस होता है सर, है हाँ, ना? स्टेट वहाँ पर। गवर्नमेंट जो है जहाँ जहाँ नोटिफाइड करेगा जिस एरिया में, तो वहाँ पर वो टाइटल डीड जो हैं रखे जाते हैं, ताकि उनमें इक्विटेबल मॉर्गेज प्रभार दर्ज हो सके। तो सभी जगह नहीं रखे जाएंगे। जैसे आपकी कोई रूरल ब्रांच है, तो वहाँ पर हो सकता है नोटिफाइड ना हो, तो वो लोन दे सकता है, हाउसिंग लोन, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है। लेकिन वो जो उसके पीछे जो प्रभार दर्ज होगा इक्विटेबल मॉर्गेज का, तो वो क्या करेगा, वो रूरल ब्रांच जो है अपने पास नहीं रख सकता। जहाँ नोटिफाइड एरिया है, जैसे सेमी अर्बन में कोई आपके तहसील प्लेस में कोई जगह है, तो वहां पर जाके मैनेजर से रिक्वेस्ट करेगा कि सर ये इसको हाउसिंग लोन मैं दिया हूँ, हमारी शाखा से ने हाउसिंग लोन दिया है, इसको जो इक्विटेबल मॉर्गेज है आप अपने जगह करिए, क्योंकि ये प्लेसेस जो है नोटिफाइड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। है, समझ में आ गया सदन जी? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एज पर केवाईसी गाइडलाइन द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर टू बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ रिस्क अकाउंट। रिस्क केवाईसी गाइडलाइन के अनुसार तीन तरह के रिस्क होते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो इसमें दे दिया है गवर्नमेंट के अकाउंट हैं, तो कौन से रिस्क में रखोगे? तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हम लोग लो रिस्क नो में रिस्क। सर सर ये यह आया था सर सर, यहाँ नहीं आया कहना था। चाहेंगे। हाँ हम्म। बोलिए। सर यहाँ कहना चाहेंगे कि ऑलरेडी वो रिस्क दिया हुआ था, आंसर में रिस्क नहीं था। नहीं सर, ऐसा नहीं क्वेश्चन था, में लो रिस्क। रिस्क नहीं था सर। सर आंसर में जो था वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाँ। अकाउंट, वो सर चूज आंसर करना उसमें था। सर आंसर उसमें पता करना था कि कौन सा इसमें से लो रिस्क अकाउंट में आता है सर। बिल्कुल सही, राइट राइट यस राइट। अच्छा, सर। और क्या क्या दिया था उसमें ऑप्शन में? इसमें चार पांच दिए थे सर। सर उसमें ट्रस्ट था, फर्म था, शायद हाँ हाँ कंपनी हाँ, भी था, बिल्कुल। हाँ हाँ और बुलडेन था, ये बुलडेन था। भी था था। हाँ, जी जी ट्रस्ट जी। था, तो ट्रस्ट हाई रिस्क में आता है। और क्या था? तो बुल्डर। फर्म भी था सर, फर्म। बुलियंस था, हाई रिस्क में आता है। फर्म आता है मीडियम रिस्क में। और क्या था? क्लियर था सर, स्टेट गवर्नमेंट एकदम साफ पता चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट तो। हाँ, ये और स्टेट गवर्नमेंट वाला था सर, हाँ सर। हाँ, तो ये चार हुआ। आप ट्रस्ट बोल रहे हो हाई रिस्क में है, फर्म बोल रहे हैं तो वो मीडियम रिस्क में है, बुलियंस बोल रहे हैं ज्वेलरी वगैरह तो वो जो होते हैं वो हाई रिस्क में है, और एक स्टेट गवर्नमेंट तो ये लो रिस्क में है। और एक आया होगा पांच में से, और कुछ तो होगा। और हाँ। अच्छा सर। याद आ रहा है कुछ? और एक क्या ऑप्शन था? अब पांचवा कौन पढ़े जब एक क्लियर दिख रहा है तो, है कि हाई नहीं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं हाँ। मीडियम रिस्क में आते हैं इंडिविजुअल में, और अगर हाई नेटवर्थ के उसके कुछ सीलिंग्स होती है तो वो हाई रिस्क में भी चले जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपने सही किया है, ये लो रिस्क में होंगे। अगला है, वाह ये हुई ना बात, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYCR? तो CKYCR लिखा था कि RR लिखा था? यही लिखा, केवाईसी सीआर आ लिखा था। था। यही लिखा था। तो क्या लिख के आ गए अभिषेक जी? हाँ सर, सर इसका सेंट्रल आंसर जो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा सर वो गलत कर देगा। चौथे सेंट्रल नंबर के के वहाँ। आसपास सर सही था क्योंकि सर। सेंट्रल सेंट्रलाइज दोनों थे। जी अच्छा, जी। बड़ा घुमा दिया था इसको। हम्म। थोड़ा सा पढ़े, जो बार बार प्रैक्टिस में हो उनके लिए सब ठीक था, कोई ज्यादा ही नहीं। अच्छा, यही क्या था लेकिन सर, क्या? सेंट्रल सेंट्रलाइज का कर जो दिया। आपकी क्लास ली थी वो उसके लिए सब आसान था। सब आसान था, ये हुई ना बात, है ना? ये हमारे जो है सर्वेश जी की आवाज है ऐसी लग रही है ना? जी बहुत। जी सर। तो सर्वेश जी तो पूरा उनके नाम में ही पूरा सर्वेश है ना, सारी चीजें को एकदम सीख लिए हैं। चलिए, तो इनको अच्छा किया होंगे। यहाँ पर है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ऐसा था ना, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो यस यहाँ सर। मैंने एक दिन पहले भी इसको मैं दिया था, क्योंकि ये सवाल जो है बार बार आ रहा है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। आप इस हिंट से समझिए, जो भी सवाल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उनकी अपेक्षा है कि जो अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन लेना चाह रहे हैं उन्हें इनके बारे में ज्ञान है कि नहीं है, तो ये प्रियोरिटी दिखाती हैं, इसलिए इनको इनको पढ़ना बहुत जरूरी है।
केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इसमें पेनल्टी इम्पोज करने की बात चल रही है, प्रपोजल है कि अगर आप CKYCR जनरेट नहीं करेंगे अपने ग्राहकों का तो पेनल्टी भी हो सकता है, मे बी 100 रुपये पर डे डिले होगा तो, जैसा ATM में होता है। इसमें बताइए, CKYCR जो होता है वो हर ग्राहक को जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ अकाउंट खोलेगा, कितने दिनों के अंदर CKYCR जनरेट हो जाने चाहिए? 7 दिन। 14 दिन। हम्म 7 days। 10 दिन सर। 10 दिन, 10 दिन 10 तक। दिन। 10 दिन, दस 10 दिन दिन में के सर। अंदर जनरेट हो जाने चाहिए, है ना, ये नियम है CKYCR का, है ना। 10 दिन के अंदर जनरेट हो जाने चाहिए। आपके यहाँ खाते खोले ना, तो खाते खोले तो आप पहले ही जो खाते खोलने आ रहे हैं, मतलब आप सही तरीके से उसका खाता ओपन करिए। KYC डॉक्यूमेंट्स में जैसा नाम दिया गया है वैसा नाम CIF बनाइए। KYC डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स वगैरह सारा चीज उसमें अच्छे से डालिए। उसकी स्कैनिंग जो है करके आप अपलोड करिए। जैसे ही सारा चीज़ आप CIF कंप्लीट करेंगे, ड्यू डिलीजेंस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है डालेंगे और उसके KYC डिटेल्स डालेंगे, तब अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके जो HO है या हेड ऑफिस में वो सारा डाटा CKYC के पास जाता है। CKYCR में बैच अपलोड होता है और वो मैचिंग होता है। अगर वो व्यक्ति पहले से किसी बैंक के साथ खातेदार है तो उसका KYC नंबर अगर पहले से होगा तो वही KYC नंबर आपके यहाँ फैच हो जाएगा। अगर CKYC नंबर जनरेट नहीं है तो CKYCR नंबर जनरेट हो जाएगा और फिर आपको दिखने लगेगा। तो ये एक बात है। आज CKYCR जो सेंट्रल रजिस्ट्री है, सेर्सा है, वो कहता है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन मेरे पास 100 करोड़ जो है CKYCR नंबर है। तो समझ लीजिए 100 करोड़ उसके पास CKYCR नंबर है। मतलब हम ये मान के चलें कि जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल डीलिंग किया है उसका CKYCR नंबर जनरेट ही हो गया होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति आता है तो पहले उसका CKYCR नंबर देख लीजिएगा। और CKYCR नंबर जानने के लिए उन्होंने बहुत आसान सा बताया है। उसके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस कॉल करेंगे तो CKYCR नंबर आ जाता है। तो रजिस्टर्ड नंबर जो है आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। CKYCR का जो मिस कॉल नंबर है वो 7799022129, इसमें कॉल करेंगे। आप लोग भी कॉल करेंगे तो वहाँ से एक लिंक आ जाएगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो CKYCR नंबर आपका पता चल जाएगा। वो ID कार्ड जैसे यूनिक नंबर है। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा RBI के अधीन आने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेबी के अधीन आने वाले, प्लस IRDA के अधीन आने वाले, और नाबार्ड के अधीन आने वाले, फिर उसके बाद जो है आपका जो जहाँ भी फाइनेंशियली जो SIDBI हो गया, ये सब में फाइनेंशियली जहाँ भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वहाँ पर जो है इनको CKYCR नंबर जनरेट करना है। अगर कोई LIC पॉलिसी भी लेता है ना तो उसका CKYCR नंबर जनरेट होगा। मैच्योरिटी ऑफ FDR इज टू बी पेड अकाउंट ट्रांसफर ओनली। इसमें पूछ रहा है कि कितने रुपए का FDR की अगर मैच्योरिटी होती है तो वो अकाउंट में ही पेमेंट होगा, नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे पूछा था सदन जी। जी जी जी, ऐसा ही था सर। तो क्या क्या दिए, क्या क्या ऑप्शन था उसमें कि मैं अगर कोई FDR की मैच्योरिटी होती है तो नगद भुगतान नहीं होगा, ऐसा लिखा था कि खाते में क्रेडिट जाएगा, ऐसा लिखा था। खाते में था। मेच्योरिटी ऑफ एफडीआर इज टू बी पेड अकाउंट ट्रांसफर ओनली, तो अकाउंट बीस ओनली। हजार ऑप्शन में था। हाँ हाँ बिल्कुल सर, 20,000 था सर। 20,000 या 20,000 से अधिक की राशि हो जाती है तो उसका मैच्योरिटी FDR का नगद में भुगतान नहीं होता है, वो अकाउंट में ही जाएगा। अगर उसका अकाउंट नहीं है तो क्या करोगे सदन जी? उस ग्राहक का अकाउंट नहीं है तो क्या करेंगे? उसको डिमांड ड्राफ्ट बना बना के दे देंगे, देंगे, बना है देंगे। ना, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे मैच्योरिटी। तो नकदी भुगतान जो करेंगे FDR का मैच्योरिटी पर, वो 19,999 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। उससे ज़्यादा हुआ तो अकाउंट में पे करेंगे। बराबर है, क्लियर है? जी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक ग्राहक की एज 66 वर्ष है और वो TDS में एजम्पशन चाहते हैं, तो बैंक में आकर कौन सा फॉर्म जमा करेंगे? बताइए। हाँ, दो एक, फॉर्म होते हैं, ये एच जमा करेंगे सर, फॉर्म एच जमा करेंगे। हाँ, दो फॉर्म होते हैं, कल ही हम डिस्कस किए थे। एक 15G होता है और एक 15H इसमें सर होता है। 15H होगा आंसर ना। यहाँ पर 15H होता है। वाह जी दिलीप सर। जी, हैं 15H फॉर्म जी जमा सर। करेंगे क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है।
यस सर, सर यस। एक मॉक टेस्ट भी अपना था, उसमें सर डिस्कस किए थे आप, हम्म। एग्रीकल्चर वाले के लिए, एग्रीकल्चर वाले के लिए, उसमें भी दिया हुआ था सर, जो अपने बहुत बढ़िया। ग्रुप में डाला हुआ है सर, तो भी उसमें भी बहुत क्वेश्चन अच्छी था बात ये। है। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। एसएलआर इज डिफाइंड इन विच एक्ट? एसएलआर की व्याख्या जो है कौन से एक्ट में की गई है? जो स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो है सर ये। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था। हम्म। सीआरआर था सर। नहीं सर, हाँ। सीआरआर तो था, एसएलआर में क्या था, सिचुअरी का दिया था कौन सा एक्ट में, एसएलआर पूरा वर्ड नहीं था सर उसमें। नहीं सर, बैंक की परिभाषा पूछ रहा था किस एक्ट में है। बैंक की परिभाषा स्टैच्यूरी किस एक्ट में दिया है हाँ सर, ये सवाल हाँ, था। ये था हाँ क्वेश्चन सर। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह का सिंपल ऐसे नहीं था सर ये। एसएलआर नहीं था सर। और एसएलआर हाँ, नहीं सर एसएलआर नहीं उसमें था। आया था कि ऐसा था। सीआरआर किस बेस पे कैलकुलेट होता है, वो दूसरा वो सवाल। हाँ एनडीटीएल है उसका, एनडीटीएल। अच्छा, तो हमारे साथी कह रहे हैं कि उसमें बैंकिंग की परिभाषा किस में दी जाती है, ये पूछा गया था। तो बैंकिंग की परिभाषा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की जाती है, 5B में। और अगर वो एसएलआर ना, पूछा गया है तो एसएलआर जो है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये नहीं आया 1949 था में की सर, जाती एसएलआर नहीं था। है। एसएलआर नहीं आया था। एसएलआर नहीं, पूरा नहीं था, पूरा हम्म। नहीं था, लेकिन ये था, बैंकिंग वाला ही था आंसर इस तरह का। ओके। सीआरआर डिफाइन करके ऐसे कर था कुछ। सीआरआर भी पूछा था। क्वेश्चन था सीआरआर। सर कि एसएलआर क्वेश्चन नहीं था। था सर कि स्टेचुरी बैंक की किस मतलब किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? बिल्कुल सही, बैंक राइट सर, राइट, यही यही बात था जो अभी बता रहे हैं, यही एग्जैक्ट यही लाइन था, थोड़ा सा मैं सिक्योरी। मिस कर रहा हूँ सर। हम्म। तो स्टेचुरी को किस सेक्शन, बैंकिंग भाषा के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? ठीक, ये था एग्जैक्ट। सिक्योरी को, सिक्योरी को। तो अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑप्शन में रहा होगा फिर, है ना? ये भी आंसर नहीं था सर। नहीं, केवल सर एक्ट दिए थे, सेक्शन नहीं पूछ रहा था। अच्छा, एक्ट दिया था, अच्छा अच्छा। मतलब खाली हाँ हाँ हाँ, एक्ट दिया था तो हाँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ठीक लगा दिए होगे, सही बैंकिंग है। रेगुलेशन ही आंसर जी मारे हैं सर, आंसर जी बैंकिंग जी रेगुलेशन ही जी। मारा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। एमएसएफ रेट एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई यस मॉनेटरी सर। पॉलिसी में दो रेशियो होते हैं, एक रिजर्व रेशियो होता है, पॉलिसी रेट्स होता है। तो पॉलिसी रेट्स में ज्यादातर रेपो रेट पूछता है, लेकिन आपको एमएसएफ रेट पूछ दिया। जब भी यस सर। बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच होता है, पैसे की जरूरत होती है, ओवरनाइट पैसे की जरूरत होती है, तो एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लेते हैं। ओवरनाइट पैसा जो है वो आरबीआई से उधार लेते हैं बैंक, उसको बोलते हैं एमएसएफ। और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है आरबीआई, उसको एमएसएफ रेट। ये तो याद ही होगा, है ना? ये तो यस सर। एक यस दिन सर। पहले ही मैंने व्हाट्सएप में आप लोग को याद करने के लिए भेजा था। सेम सेम डेट यस में सर। सर, सेम डेट में भेजे थे, जनरेट में। मॉर्निंग फर्स्ट टाइम में सर। हाँ। मॉर्निंग में भेजे तो सर यही आ भी तो गया था। क्वेश्चन ये था, स्टेचुरी बैंकिंग डिफाइन विच एक्ट, ये था सर क्वेश्चन। हाँ, तो बताइए कौन से एक्ट में डिफाइन था? हमारे साथी बता दिए सब, है ना? बैंकिंग रेगुलेशन था सर। वो ये हुई ना बात। जय माता दी। नारी शक्ति का सम्मान करते हैं शशि जी, है ना? और सही बोल रही हैं, उन्होंने सही बढ़िया बता बता रही दिया। हम्म। हैं। चलिए, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट? डिमांड प्रोमिसरी नोट का 3 लिमिटेशन ईयर। कल ही मैंने 3 बताया था एक इयर्स दिन सर। पहले। 3 इयर्स। यस सर। तो ये कैसा था? 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर ऐसे आया 3 था? इयर्स। हाँ यस सर, ऐसे ही यस आए सर। थे। ऑप्शन ऑप्शन कैसे आया था? 3 ईयर्स, यही आया 5 था। ईयर ऐसे ही थे सर। अच्छा, ऐसे ही थे, बहुत बढ़िया। तो ये तो फिर आप तो इस सवाल को पढ़े भी नहीं होंगे ना? हाँ, मतलब ऐसे अभी तक के जितने सवाल हुए आंखों में पट्टी बांध देंगे, तब ये सदन जी, ये सर्वेश जी सब लगा के, दिलीप जी सब लगा के आगे होंगे, है ना? यस सर। आंखों में पट्टी बांध के जाना चाहिए था कल। आज मतलब कल एग्जामिनेशन था तो। बहुत बढ़िया। ये देखिए, व्हाट इज द कस्टमर लाइबिलिटी इन गिफ्ट कार्ड अनएथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इफ रिपोर्टेड टू द बैंक विद इन 4 days to 7 days इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर? ये सवाल थोड़ा सा नया टाइप का पूछा है। जो लेकिन आपका बताया हुआ था सर, ये तो हाँ, बताया हुआ था ना, तीन तरह का जो है। हाँ मैंने बताया था, और बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी अनअथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है तो गलत वहां बोले। पर तीन तरह की लाइबिलिटी होती है। एक जीरो लाइबिलिटी होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और एक होता है समय के बाद होता है तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है ना? 100% लाइबिलिटी, जीरो लाइबिलिटी, 100% लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड जीरो लाइबिलिटी। तो यहाँ पर अगर 3 दिन के अंदर कोई ग्राहक अपने अनअथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन बैंक को दे देती है, तो वहाँ पर कस्टमर की जो है जीरो लाइबिलिटी होती है। 4 से 7 दिन में अगर कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन देता है बैंक को,
तो वो वहाँ कस्टमर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और 7 दिन के बाद इंफॉर्मेशन देता है तो कस्टमर की 100% लाइबिलिटी होती है। तो ये 3 क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर 4 से 7 दिन पूछा गया है, और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी कस्टमर की 5,000 होगी। अगर वो अकाउंट नॉर्मल होता, बेसिक सेविंग नहीं होता है, तो 10,000 होगी। और अगर कोई 50 लाख से ऊपर के अकाउंट्स हैं तो वहां पर क्या होता, वहां पर कितना होता है, लास्ट 25,000 होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की लाइबिलिटी है। यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट का पूछा है, इसलिए 5,000 है। अगला सवाल देखिए, अभी चेंज हुआ है आरआरबी का बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट के जो है उसका क्राइटेरिया आरआरबी में और डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक में भी चेंज हुआ है। यहाँ पर आरआरबी के लिए बल्क डिपॉजिट की परिभाषा पूछा गया है, कितना है सदन जी, बल्क डिपॉजिट कितना है? सर 1 करोड़ है आरआरबी का सर। 1 करोड़ हो वन गया करोड़ अधिक, सर। है ना? और पहले कितना नेशनलाइज था बैंक ये? का सर 3 करोड़ हो गया है। हाँ, 2 करोड़ आरबी हो का गया पहले कितना था? पहले भी एक सर करोड़ ग्रामीण बैंक में सर हम लोग का 1 ही करोड़ था। नहीं नहीं नहीं, 15 लाख नहीं था। नहीं, कम था, कम था। सर 15 लाख था। पंद्रह जी लाख जी था पहले। और नेशनलाइज सर बैंक में इसमें पहले 2 करोड़ एग्जैक्ट था, जिसको बढ़ा दिया है अभी। अभी एक तीन करोड़ कर करोड़ दिया है आपका आरआरबी में, और नेशनलाइज बैंक में 3 करोड़ कर दिया। बल्क डिपॉजिट एक ऐसा विंडो है जहां पर बैंकों को एक लिबर्टी होती है कि डिपॉजिट रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए वो थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो वो उसकी सीलिंग है। अगर कोई सिंगल डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर का होता है तो उसको बल्क डिपॉजिट कहते हैं, और उस डिपॉजिट पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की थोड़ी उनकी लिबर्टी रहती है, क्योंकि वो रिसोर्सेज उस आधार पर करेंगे। इसमें कॉलेबल डिपॉजिट, अनकॉलेबल डिपॉजिट भी रहता है। ये बैंकों को एक अपॉर्चुनिटी रहता है, इसीलिए ये इसकी परिभाषा को समय समय पर बढ़ाया जाता है, देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है। आरबी का पहले ये 15 लाख था, अब जो है 1 करोड़ हो गया। नेशनलाइज बैंकों का पहले 2 करोड़ था, अभी 3 करोड़ हो गया। तो ये चेंजेस में से सवाल आया। अगला सवाल देखिए, सर व्हाट इज इसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि जब भी जो करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं सदन जी? ये करंट एबिलिटी मोर देन करंट एसेट्स। हाँ, जो करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी क्या होता है? 1 साल के अंदर तो देने का जाने वाला पैसा, और करंट एसेट 1 साल के अंदर आने वाला पैसा। अगर 1 साल के अंदर जाने वाला पैसा ज्यादा हो गया आने वाले पैसे से, तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन में से आया है, तो इस ये पर जस्ट ऐसा ही आया था सर, बिल्कुल एक एक कैरेक्टर ऐसा ही था। बहुत बढ़िया। कोई चेंजिंग नहीं है सर इसमें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी कैप्ट इन द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एट ए सर इसमें ऐसा नहीं था। हम्म। ये इसमें नहीं है। ऐसा नहीं था, मैंने तो ये कर दिया लगभग। इसमें हम्म। ये सर था सर कि हाँ, इसमें जो गलत था उसको पकड़ना था। जी जी हाँ, उसके कहाँ बारे पढ़ना में है? देखना था सर, 5 सेंटेंस में कौन BS BDA को क्वालिफाई नहीं करता है। क्या नहीं अच्छा, करता है। हाँ, तो तो उसमें और एक सर लिखा था लास्ट कि के एक सर लाख इसमें रुपया चौथा और पांचवा लास्ट का 1 लाख ऑप्शन था रुपए सर। दिया था कि वही बैलेंस दोनों रखना ही चाहिए। सेम था, अमाउंट अलग था सर लास्ट का। मैंने आपका पढ़ाया हुआ कंसेप्ट सही था सर कि ऑलवेज इसे जी 50,000 रखना है। उसमें लिख रहा था कि ऑलवेज 1 लाख और रुपया रखना है, जी तो जी वो जी गलत पांचवा था। ऑप्शन एक वही लाख का आंसर था था सर। सर। अच्छा, तो ये हाँ, मैं बेसिक खुद कर सेविंग रहा हूँ। बैंक डिपॉजिट अकाउंट के फीचर दिए थे, उनमें से जो गलत था उसको चुनना था। ठीक है। जी जी। जी जी राइट जी। राइट। तो बेसिक राइट। सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के फीचर जानते हैं, उसमें अधिकतम 50,000 बैलेंस हो सकता है, साल भर में 1 लाख जमा हो सकता है, एक महीने में 10,000 निकाला जा सकता है, फॉरेन क्रेडिट जो है उसमें जमा नहीं हो सकता है, और इनकी वैलिडिटी जो है 12 महीने की होती है। अगर 12 महीने के अंदर वो ये डिक्लेरेशन दे देता है कि उसने अप्लाई किया है, तो 1 साल और बढ़ जाता है। जब क्लियर था कॉन्सेप्ट सर, आपका जो था और वो क्लियर था, इसीलिए सर वो ओके, पकड़ा हमारे गया, कोई पंकज जी दिक्कत। बोल रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन और एक बार बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जो है वो उसकी परिभाषा क्या है? जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाता है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा, है ना? करंट लायबिलिटी मोर देन करंट एसेट, हमारे सदन जी बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल, आप एक सेशन और इंतजार कर रहा है, वो भी बढ़िया सेशन है, उसको भी आप लोग अटेंड करिएगा। अभी हम सवालों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर फटाफट ही सेशन जो है यहाँ खत्म हो जाएगा। राजू बंसल सर जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बंसल सर नमस्ते। नमस्ते विजय जी, मैं जुड़ा हाँ हुआ हूँ। हाँ सर, बहुत आपका बढ़िया, मैं बहुत अच्छा क्लास। हूँ, आप अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, क्लास बहुत क्या अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? और ये सब बड़ा हमारे खुशी हुई कि जो हम्म। भी स्टूडेंट्स और जो भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हैं और उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से मदद मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख करके हाँ कि सर, हम ये कम सर से कम। आपके सब छोटे भाई हैं, सब पढ़ने बिल्कुल वाले बिल्कुल हैं। सर। देखिए रात को
है, रात को आप कैसे पढ़ते थे आप? एकदम बढ़िया, हमको ना रेलवे स्टेशन लेके जाते थे ना पढ़ाने के लिए, वैसे हैं ये। 51 साथी जुड़े हैं, देखिए, है ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विजय जी। अब अभी बंसल सर भी हैं। सभी साथियों को मैं बता दूं, हिंट दे देता हूं, संकेत। एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक क्रेडिट से जुड़ा हुआ, कि वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे, फंडामेंटल क्या है, बहुत ही सरल तरीके से पानी की तरह बता देंगे। थोड़ा सा साहस करिए आप लोग जगने का, सर जो है जगा के रखेंगे। और मैं भी जो है थोड़ा स्पीडली मैं अपना सेशन समाप्त कर लेता हूँ। केवल 15 मिनट में हम लोग ये सेशन समाप्त कर देंगे, ठीक है बंसल सर? 15 मिनट और दीजिए बस। बस बिल्कुल और बिल्कुल, केवल कोई दस दिक्कत बारह नहीं। सवाल है। हम्म। हाँ, तो ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। अमाउंट इशूड फॉर डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम अकाउंट्स, मतलब ये सीधी सी बात, ये सवाल पूछ रहा है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कैश में इशू नहीं किया जा सकता है कितने रुपए तक का, ये सवाल समझ लीजिए। सवाल ऐसा कह रहा है ना सदन जी? ऐसा आया था सीधा कि कुछ और आया था? नहीं, बिल्कुल सर, आप में ये इसमें ये था कि कितने तक के जो डीडी है वो हम्म। अकाउंट से चेक के माध्यम से ट्रांसफर करके हम बना सकते हैं। बहुत क्लियर बढ़िया। था, स्पष्ट। हम्म। हाँ, चेक से ट्रांसफर करके। तो वो था, तो ये बात सही है सर। एबव आया वो था कि सिर्फ 50,000 लिखा था, क्या था वो? सर 50,000, 50,000 ही होगा। नहीं सर, लेकिन एबव या मैं सिमिलर कोश बराबर था सर। बराबर था दोनों? ओके। हम्म। तो मैं 49,999 रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट कैश में जारी किए जा सकते हैं। नहीं, उसमें और लिखा था सर कि चेक के माध्यम से अकाउंट से ट्रांसफर करके बनाने की, एकदम स्पष्ट लिखा था। मैंने बड़ा अच्छा तो एबव एबव 49,999, मतलब 50,000 का अगर कोई डीडी बनाने आता है तो अकाउंट से ही बनाएंगे। तो आप एबव 50,000, 50,000 एंड एबव 50,000 उसको बोलेंगे, या एबव 49,999 करेंगे, ठीक है? क्लियर है सदन जी? हाँ हाँ, क्लियर चलो। क्लियर। व्हाट इज द टोटल टारगेट प्रियोरिटी सेक्टर फॉर आरआरबीज? आरआरबी का प्रियोरिटी सेक्टर का टारगेट 75। 75 है ना? तो आप लोग का अचीवमेंट भी आप देख लीजिएगा। आपने बैलेंस शीट जब जारी होता है तो आप लोग तो 90% करते हैं, क्योंकि आपके पास प्रियोरिटी सेक्टर के ही कस्टमर होते हैं। तो 75% ऑफ ए एन बी सी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। 75%। अगर यही डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का पूछ लेता तो वो 40% होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है आरआरबी का। अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का होता तो कितना होता है यहाँ पर? 40%। फोर्टी सर उसका भी परसेंट 75 होने वाला है। नहीं 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 नहीं। और अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक का होता तो कितना होता? फॉरेन बैंक का पूछता तो 40%। 40%। 40% सर। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का है तो कितना होगा टारगेट? वो 75% है। पहले फोर्टी सर एक बार परसेंट था, बता उसको बढ़ा के 75% कर दिया, हाँ, ठीक एक है? बार बताया। और हालांकि आरआरबी का ज़्यादा पूछता है तो आप लोग तो सेकंड में लगा के आगे बढ़ गए होगे। व्हाट इज द एनुअल हाँ, प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम? वाह, ये प्रीमियम सर तो सर 1 मिनट रुकना चाहूंगा आपको। रुकेंगे नहीं। हाँ, सर बताइए। सीईओ बीई का थोड़ा सा समझा दीजिए सर, वो समझ नहीं आता। क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। दो चीजें होती हैं, एक फंड बेस्ड लोन होता है, एक नॉन फंड बेस्ड लोन होता है। फंड जी। बेस्ड लोन में क्या होता है? ऐसा लोन जिसमें हम पैसा दे देते हैं। किस माध्यम से? कैश क्रेडिट के माध्यम से, ओडी के माध्यम से, टर्म लोन के माध्यम से, बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से। तो उसको फंड बेस कहते हैं, जिसमें हमने फंडिंग कर दी, ग्राहक को फंडिंग कर दी, उसको फंड बेस, है ना? और दूसरा होता है नॉन फंड बेस, जिसमें हम पैसा नहीं दिए, वायदा दिए कि उसको जो है हमने ये वायदा दिया, गारंटी दिया कि हमारे ग्राहक के बिहाफ पे मैं बैंक से गारंटी दे रहा हूँ कि ग्राहक के साथ सौदा कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन में अगर सौदा होने के बाद ग्राहक पैसा नहीं देता तो बैंक आ जाना, बैंक पैसा दे देगा। इसको बोलते हैं वचन पत्र, गारंटी बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, या को एक्सेप्टेंस ऑफ द असाइनमेंट बोलते हैं। अगर आपने कोई असाइनमेंट साइन हो रहा है, उसमें बैंक ने को एक्सेप्टेंस कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो ये सारी चीजें नॉन फंड बेस होती हैं। उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसको बोलते हैं आकस्मिक देयताएं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इट मे बी अराइज, इट मे नॉट बी अराइज। ये पैदा हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि ये वायदा है। आपने बोला कि मेरा ग्राहक है सदन कुमार जी मेरे बैंक का, ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं और माल खरीदना चाहते हैं, तो हम सदन जी की ओर से हम गारंटी देते हैं कि सदन जी को माल दे दीजिए।
जैसे ही माल इनके दरवाजे पर पहुंचेगा ये पैसा दे देंगे। अगर पैसा नहीं देंगे तो आप मेरे पास आ जाना, मैं पैसा दे दूंगा। तो वो व्यापारी क्या करता है, माल वहां से भेज देता है। माल भेजा, सदन जी के घर पहुंच गया, तो सदन जी तो व्यापार करने वाले हैं। जैसे ही माल पहुंचा, सब ओके हुआ, कंडीशन के आधार पर ठीक है, तो पैसा दे दिया। जब पैसा दे दिया तो हमारे पास आएगा ही नहीं पार्टी। तो इसमें अब हमारा फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम खाली कमीशन प्रोसेसिंग चार्ज ले लिए। ये भी एक लोन जैसा है। अगर मान लीजिए सदन जी ने नहीं दिया तो वो मांगने आएगा, तो हम देंगे, तब हम लोन क्रिएट करेंगे। बराबर है? क्लियर है अभिषेक जी? जी जी सर, एक सवाल और छोटा सा है सर। हाँ हाँ। सर ग्रॉस एडवांस और नेट एडवांस में क्या डिफरेंस रहता है सर? ग्रास एडवांस और नेट एडवांस में क्या रहता है कि जब आप जो प्रोविजंस होते हैं ना, प्रोविजंस, जी या ऑलरेडी अगर ऐसा फंडिंग जिनमें उन्हीं का पैसा इस्तेमाल किया गया है, तो उनको माइनस किया जाता है, तो उसको नेट एडवांस है। उसके लिए डिटेल सेशन है डिस्कशन के लिए, अभी हम लोग एक डिस्कशन वाली सेशन करेंगे ना, हाँ, उसमें यही ढेरों कहना सारी चाह रहे चीजें थे हैं। सर थोड़ा एक सा। छोटा जी सा वीडियो, जी छोटा सा वीडियो भी बना के रखे हैं सेम चीजों पे, तो वो आप संडे वनडे छुट्टी के दिन करेंगे, तो आज का हम बेसिक जो है चेंज हो जाएगा। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और ऑलरेडी डिस्कशन में मिलेगा, ठीक है? जी अभी सर। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत करिए साइट को ना, हमारे साथियों जी के लिए। तो व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही पीएमजी, कई एग्जाम में देखा गया कि तीनों सिक्योरिटी स्कीम जो होते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उससे सवाल पूछता है। तो ये जो PMJJBY स्कीम्स है, इसका प्रीमियम पूछा है, वो भी एनुअल प्रीमियम, वो है 436 रुपया। अभी तो हायर स्केल में ये इसका जो पार्शियल प्रोरेटा प्रीमियम भी पूछ रहा है कि क्वार्टर में अगर ज्वाइन करेगा तो कितना होगा। 112 रुपया, 224 रुपया, चार, और 392 रुपया, ऐसा कुछ है ना वहाँ पर। और फिर उसके एक बाद सौ 114 सर, 114 एक सौ 228। चौदह 114, 228, और फिर उसके बाद 42। 342, 342। और फिर 436 रुपया। 36। तो ये क्वार्टर वाइज है, हालांकि इसमें फुल प्रीमियम पूछा है। फुल प्रीमियम 436 रुपया होगा। 436 रुपये में भी 395 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, 30 रुपये BC एजेंट को जाएगा, कमीशन, BC कमीशन, और फिर उसके बाद 11 रुपये जो है बैंक का एडमिन चार्ज होगा। फुल फॉर्म ऑफ CTS, पॉपुलर सीरीज का सवाल है। CTS का फुल फॉर्म, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेसिंग में करना या कलेक्शन में डालना, इसको CTS कहते हैं। इसको बोलते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो ये तो हमारे सभी साथी, जो पढ़ा होगा वो भी बना लेगा, नहीं पढ़ाया होगा वो भी बना लेगा होगा, है ना? आधा सेकंड में आप इसको कर लिए होंगे, है ना सदन जी? जी सर, जी सर। बहुत सब बढ़िया। सब कोई तो बनाए। इसको बोलते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ये चेक जो होते हैं, फिजिकल चेक का आपके पास रहता है, आप उसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके उसके इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाते हैं, और उसको क्लियरिंग हाउस में लगा देते हैं, सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच में लगा देते हैं। ये देखिए, ये भी थोड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ चेक? चेक की वैलिडिटी, चेक से जुड़ा हुआ 4-5 सवाल आते हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन इतना आसान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पूछ लिया चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, जो कि पिछले एग्जामिनेशन में भी, पिछले महीने उसमें भी आया था। चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीना, है ना? 3 महीने के बाद चेक जो है वो स्टेल चेक हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एक अकाउंट ओपन हुआ है 2 जनवरी 2024 को, चेक इशू किया अकाउंट होल्डर ने 25 जनवरी 2024 को, और चेक प्रेजेंट कर दिया 15 जनवरी 2024 को। तो ये चेक को भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ अभिषेक जी बताओ। एक ग्राहक आपके पास आता है, जी और वो कौन सी तारीख को आता है? 15 तारीख को आता है। जी सर। जी और वो एक चेक लेके आता है, चेक में तारीख डली हुई है 25 जनवरी। तो आप उसका भुगतान करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर, वो पोस्ट अरे डेटेड नहीं चेक रहेगा। अरे हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये चेक कहलाएगा पोस्ट डेटेड चेक। 25 तारीख या 25 तारीख के बाद उसकी वैलिडिटी या अप्रेंट टेन्योर में होगा तो उसका भुगतान करेंगे। अप्रेंट टेन्योर मतलब चेक सही ऑर्डर में होगा, पैसा होगा, तब पेमेंट करेंगे, ये उसका कंडीशन है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, व्हाट इज द TDS लिमिट फॉर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द सीनियर सिटीजन कस्टमर? सीनियर सिटीजन कस्टमर अगर कोई डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो उनमें TDS डिडक्शन की लिमिट क्या है? तो जो TDS ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है,
उसकी दो तरह की लिमिट है। एक है सामान्य जो ग्राहक हैं जो बिलो 60 एज हैं, उनके लिए 40,000 अगर इंटरेस्ट इनकम होता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो टीडीएस लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। सीनियर सिटीजन के केस में वो अगर इंटरेस्ट पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 एंड अबव होता है तो वो टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा 10%। मतलब टीडीएस को पढ़ना पड़ेगा। आज किसी साथी ने टीडीएस का वीडियो भी मांगा है, मैं ये सेशन के बाद मैं आपको रात को दे दूंगा, सुबह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 50,000। बहुत बढ़िया। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन व्हिच अकाउंट? तो कौन कौन सा अकाउंट ऑप्शन में दिया था सदन जी टीडीएस के लिए? इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट आया तो मतलब लगा दिया और जल्दी निकल गए सर, ध्यान में ज्यादा एग्जैक्ट, लेकिन जो क्वेश्चन है सब एग्जैक्टली है सर, ऐसा ही था। अच्छा। इसमें एक कैरेक्टर भी आगे पीछे नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर सेविंग जो डिपॉजिट है उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। आरडी में भी पहले नहीं होता था, लेकिन 2015-16 के बजट में उन्होंने अनाउंस किया, उस समय फिर आरडी में भी टीडीएस अप्लाई हुआ। फिक्स डिपॉजिट में तो होता ही है, अगर ये मेरा इंटरेस्ट था, लगता है एफडी होता है लिखा वो था सर उसमें। 40,000 से ऊपर है तो यहाँ सेविंग अकाउंट है। अगला है सेविंग अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। यहाँ पर था कि कौन कौन से लोग हैं इनका सेविंग अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ सवाल ये पूछा ऐसा गया। ही था सर, जस्ट लाइक, इसमें एक if कुछ चेंज नहीं था सर इसमें, अच्छा। ये ऐसा ही था। बिल्कुल। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट डिपॉजिट डिपार्टमेंट है वो, जिसका हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खाते खोलते हैं, तो उनका भी हम सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते क्योंकि वो बजटरी एलोकेशन के लिए होता है। अगर स्पेसिफाई उसको एग्जम्प्ट किया होगा तभी जाके खोल सकते हैं, लेकिन इनका सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। आप ये केवाईसी के गाइडलाइन में सेविंग अकाउंट वाले हमारे वीडियो में भी हमने बताया है। और क्वेश्चन में भी सर ये क्वेश्चन ओके। आया है। ये देखिए, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि कोई भी सर्विस चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज कैन नॉट बी, मतलब उसको लेवी नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। प्रोसेसिंग चार्ज छूट रहता है प्रियोरिटी सेक्टर के लोन कितने रुपए तक? पॉपुलर सीरीज का सवाल है। प्रोसेसिंग चार्ज जो है नहीं लिया जाता है या किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है प्रियोरिटी सेक्टर के लोन में, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा गया है। तो 25,000 रुपए तक के लोन जो होते हैं उनमें कोई भी तरह का चार्जेस नहीं लिया जाता है, कोई पेनल चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो नो सर्विस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेविड लोन अप टू ₹25,000 एज आप प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इन फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट? फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जो होते हैं उनमें इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कितनी होती है अभिषेक जी? क्वार्टरली। क्वार्टरली होती है ना? क्वार्टरली होती है। इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी पूछा है, सरल सा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आईएमपीएस आउटवर्ड ट्रांजेक्शंस? फिफ्टी आईएमपीएस फाइव करने के लिए कितना जो है मैक्सिमम आईएमपीएस की लिमिट है, कितना है पर ट्रांजेक्शन? 50,000 सर। 50,000 है दिलीप जी। सर जी। जी सर, हम लोग के 5 लाख। बैंक का 5 लाख। 50 सर हजार ही हमारे है। बैंक में 50,000 है, हम 50,000 लगा कर आए हैं। वो अपने ही बैंक के बारे में पूछा था, बैंक के बारे में ही पूछा था। जी, उसमें सर सवाल में लिखा था एज पर हम्म। बैंक पॉलिसी। बैंक एज पर पॉलिसी। बैंक पॉलिसी लिखा था, तो यस जी फिर सर। सर। ठीक हाँ होगा फिर आप लोग, है ना? एज पर बैंक पॉलिसी है तो बैंक का जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी जो लिमिट है वो 50,000 है, तो 50,000 ठीक, आप जी ठीक। सर, 50,000 था भी सर आंसर में। कर आए और थे। आरबीआई ने ये लिमिट अभी बढ़ा दिया 5 लाख। पहले ये 2 लाख था कि पर ट्रांजेक्शन 2 लाख तक आईएमपीएस हो सकता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। तो अगर आपके बैंक का 50,000 है तो, और बैंक का नाम पूछा था, तो फिर 50,000 ही सही होगा। सर ठीक हमारे है, टीजीवी में भी वो 5 लाख कर दिया अभी। 5 लाख कर दिया, यस। वाह बहुत बढ़िया, है ना? करके देखना बप्पी दादा, करके देखो जरा, ट्रांसफर करके देखना, कल दिन जाओगे ना। अभी सर हम लोग हम्म। करते हैं तो 50,000 से ज्यादा नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया है, देखो दिलीप जी, है ना? हाथ सर कंगन को सर आरती। यहाँ पर सर यहाँ पर पूछना चाहेंगे, इसमें 50,000 होगा सर या 5 लाख होगा आंसर में? अब वो तो बेस पर बैंक पॉलिसी लिखा है आपके, तो 50,000 ही होगा, क्योंकि बैंक है एक डिजिटल प्रोडक्ट का, उसकी लिमिट पूछ रहा है। और अगर कॉमन सवाल पूछता तो 5 लाख होता। एज पर बैंक लिखा हुआ था। बैंक एज लिखा लिखा था हुआ सर। एज पर आर्यव्रत बैंक लिखा है तो फिर 50,000 ही होगा। आर्यवर्त नहीं, आर्या एज पर बैंक लिखा नहीं, हुआ था। बैंक पॉलिसी लिखा। बैंक पॉलिसी लिखा हुआ था, सही बात है। तो पॉलिसी नहीं लिखा हुआ था, इस पर बैंक पॉलिसी तो 5 लाख है। अब बैंक पॉलिसी तो आप नहीं बदल सकते,
आपका इंटरनल कोई प्रोडक्ट है उसकी कम है, लेकिन अब बैंक आरबीआई के द्वारा गवर्न होती है, तो उसके आधार पर बैंक जो है आरबीआई की हाँ, पॉलिसी को बैंक देखता है। आर्यावर्त नाम नहीं लिखा था, एज पर बैंक पॉलिसी लिखा था सर। तो सर पाँच सर लाख रुपया सर एक मिनट रुकना चाहेंगे। सवाल पढ़ने के पहले ही सर पढ़ ले रहा था मैं कि आरबीआई पॉलिसी है कि बैंक पॉलिसी है, जैसा आप बोले थे। उसमें साफ साफ लिखा था, एज पर बैंक पॉलिसी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आईएमपीएस आउटवर्ड ट्रांजेक्शन। हाँ, यही यही लाइन था, यही लाइन था। तो आप ही का बैंक होगा, फिर वो बैंक लिखा है तो आरबीआई होता तो ऐसे आरबीआई नहीं लिखता। अगर सामान्य क्वेश्चन इसके पहले जो आए हैं उसमें यही पूछता है कि आईएमपीएस में आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जो हम्म। कि 5 लाख। जी, 5 लाख लगा और देते अगर सर, क्या आपके करें। बैंक का है तो आपकी बैंक का जो डिजिटल प्रोडक्ट वाला गया होगा तो बैंक का आरआरबी लिखना मतलब ये आर्यव्रत बैंक लिखना भूल गया होगा, बैंक होगा तो 50,000 होगा, 50,000 सही होगा फिर, है ना। यस चलिए, सर। क्योंकि ये बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट की लिमिटेशन क्यों किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा है सभी बैंकों को मैंडेटरी है कि उनके जितने भी डिपॉजिटर होते हैं उनके डिपॉजिट का इंश्योरेंस का कवरेज करना होता है, और उसके लिए उसको प्रीमियम पे करना होता है। और ये प्रीमियम जो है कौन पे करता है, ये सवाल पूछा है डीआईसीजीसी इंश्योरेंस फैसिलिटी के सर तहत। सर ये ऐसे नहीं पूछा था। हम्म। जी जी सर, सवाल अलग था। ऐसा नहीं पूछा था, इसमें ऐसा था सर, वो निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव बना रहा था। वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि नहीं, क्या डीआईजीसी मैंडेट है बैंक ये के लिए, सर इंश्योरेंस के सर लिए। वो पूछ रहा था सर कि ऐसा क्या बैंक कर सकता है कि वो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस से बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ इस सर, टाइप का मतलब था कोई सर, उसमें कोई 5 अपने मन ऑप्शन से थे बाहर अलग हो अलग। सकता है डीआईजीसी से या नहीं, ये पूछ नहीं रहा हो था। सकता, उसमें जी जी सब में यही था। यस यस था, एक में नो था। जो नो था ओके। वही उसका आंसर था। मैं हिंदी इंग्लिश लास्ट दोनों करके लास्ट देखा। वाला था सदन जी, शायद एकदम नो। हाँ, अच्छा, नो वाला आंसर था सही। नहीं हो सकता, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है ना इसमें से। और सर उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे नहीं करता है तो बैंक का जो है इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता है, तो बाहर हो सकता है। तो ये वाला नहीं लगाए थे, थोड़ा डाउट था, वही नो वाला लगा दिए थे सर। नो वाला ही हाँ, सही था उसमें। ठीक है। क्वेश्चन निगेटिव में था ना। हाँ, उसमें 2 या 3 जो प्रीमियम जो होते हैं, अगर वो फेल हो गया तो डीआईसीजीसी वो रिफ्यूज कर सकता है। और सर बाकी नो वाले ऑप्शन में लिखा भी था कि नो एज पर आरबीआई से ऑल शेड्यूल बैंक्स आर रिक्वायर्ड फॉर डीआईसीजीसी इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन। ये भी ना बहुत बढ़िया बात है। ये आप लोगों का देखो, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत याद है कल का, और मैं तो बोलता हूँ कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को भी याद है तो भेज दीजिए, क्योंकि कमी कॉन्सेप्ट था साथी। डीआईजीसी का ही था सर। हाँ, कॉन्सेप्ट यही तीन था, तीन क्वेश्चन यही तीन था। साथी जो हैं भेजे हैं डीआईसीजीसी पे, हमने एक डिटेल सर्कुलर भी किया है। और ये देखिए उत्सव मनाने का गारंटीड तरीका, है ना, जीवन उत्सव एलआईसी पॉलिसी को जो रख के सिक्योरिटी में बैंक लोन देती है, तो उसका बेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे जो है बैंक लोन देती है, तो कौन से वैल्यू को आधार बनाते हुए सरेंडर वैल्यू। बैंकें लोन देती हैं, ये सवाल है, सीधे सवाल पूछा था इसमें। जी 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 सर, सर। जी सर। तो ऐसा ही सरेंडर था वैल्यू सर। उसको बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जिस समय एलआईसी पॉलिसी को हम आज की तारीख पर लेके जाएंगे एलआईसी में, और आज जो वैल्यू होगा वो सरेंडर वैल्यू होगा। सरेंडर वैल्यू का फिर मार्जिन ट्रीट करते हुए हम लोन देते हैं। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अभी आज हम लोग डिस्कस किए 30 सवाल, आप 30 सवालों को देख लिए होंगे, सारे के सारे जनरल बैंकिंग से हैं। और इस 30 में से 25 सवाल तो रिकॉल क्वेश्चन से हैं, और ये मेरे ख्याल से 30 में से 27-28 सवाल जो है एक दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था। और आप लोगों को मैं आश्वस्त किया था कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी है जो कल एग्जामिनेशन में आने वाली है। और वो बात लग गई है ना सदन जी, जो बात मैंने कहा था वो बात लग गई। बिल्कुल सर सर, इसमें बिल्कुल। सर इसमें 5 गलत हो गया है मेरा। 5 गलत हो गया दिलीप जी, कोई बात नहीं। यस। अगले 30 क्वेश्चन में देखिएगा, मतलब ठीक। आप अगले जो सेशंस होंगे उसमें 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप लोगों से हिंदी का फीडबैक लेंगे। आज थोड़ा टाइम हो गया है, तो एक सेशन छोटा सा और है जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसको पढ़ लीजिए। फिर हम लोग हिंदी लैंग्वेज के लिए भी सर आपसे सर सवाल एक सर करेंगे। बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, समय नहीं है इसलिए सर अच्छा नहीं लग रहा है डिस्टर्ब करने में। हाँ, लेकिन सर अभी सर नहीं, एक अभी पूछना था। अभी। हाँ अभी तक सर कोई डाउट वाले क्वेश्चन नहीं थे, एक सर एक क्वेश्चन केवल क्वेश्चन डाउट वाले पूछना था। थे। अब जो क्वेश्चन है सर वो डाउट वाले हैं, तो कल थोड़ा सा पूछ उस लेंगे, पे। कल कर लेंगे, ओके कल सर। कर लेंगे, है ओके ना। सर एक क्वेश्चन ओके सर। पूछना था। पूछिए पूछिए। सर स्केल 1 to स्केल 2 में जो मतलब इक्वल क्वेश्चन होगा वो कब आएगा सर? रिकॉल क्वेश्चन आएगा, सब आ ही रहा है अभी। कल एग्जामिनेशन दे के आए हैं, सवाल भी मेरे पास। अभी देखिए, अभी मैं आपसे सेशन कर रहा हूँ, मेरे पास सवाल गिरते जा रहे हैं, है ना। तो सवाल गिरते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम सारा सवाल कर लेंगे, है ना।
जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है ना। तो आप सोचो, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, हम लोग को सारी चीजें मिलेंगी। अभी तो ये शुरुआत हुई है। प्रकृति के नियमों का कोई नहीं बदल सकता। एक ही मार्ग है, खुद को बदलना है, थोड़ा थोड़ा समय निकालना है। ये जीवन मिला है कुछ कर्म करने के लिए, बस गीत गाते जाना है। 5 चीजों का ध्यान रखिए। शरीर आपका स्वस्थ हो, आप हमेशा खुश रहें। दूसरा, कुछ चीजें इकट्ठा करते चलिए क्योंकि इस धरती पर हम देने के लिए आए हैं। चौथा, आपसे किसी को दुख न मिले। और पांचवा, प्रेरणा शक्ति जगाने के लिए आप चीजों को करते रहिए कि आपके अंदर कुछ प्रेरणा आए, कुछ शक्ति आए, ताकि आप जो है इस समाज में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कर पाएं। अगर ये अनुभूति आपके पास है तो आपका जीवन सफल हो गया। खेल खेलने से व्यक्ति के जीवन को हर कार्य में जीतने की प्रेरणा मिलती है। तो एक खेल जरूर खेलिए और खुशी के गीत भी गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जो वादा किया है आपने समाज के साथ, बैंकर बनने के साथ जो शपथ ली है, उसको निभाते रहिए। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुप है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मैं ये बोल रहा हूँ, जो साथी नए नए जुड़े हैं वो धैर्य रखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इतने सेशन होंगे, इतने सेशन होंगे कि आपके मन में कोई सवाल नहीं रह पाएगा। है ना सदन जी, सही बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा सेशन? आप थोड़ा फीडबैक दीजिए, फिर हम बंसल सर को बुलाएंगे। सर फीडबैक देने के लिए कुछ है नहीं, साथ ही तमाम लोग यहाँ देख रहे हैं। आप सर वही चीज दिखा रहे हैं जो बिल्कुल वहां पे मतलब जरूरत होती है एक एक एग्जाम, मतलब परीक्षा देने वाले साथी लोग को। तो इससे तो हमारे बड़ा कीमती चीज मिल ही नहीं सकता हमारे है सर। पंकज जी का फीडबैक आया है, आपका जवाब नहीं सर, बहुत से क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से आए। बहुत से क्वेश्चन नहीं, 70%, 80% सर। चलो कुछ बहुत। जो बैंकिंग इंटरनल आ गया है वो अलग मैटर, 80% क्वेश्चन जो आप सब रिपीट कर रहे थे, और उसमें भी रिपीट क्वेश्चन है सर। अगर थोड़ा सा डीपली वो जाके देख लें तो रिपीट क्वेश्चन है। चलिए ऐसी बात बहुत नहीं कि बढ़िया। नहीं क्वेश्चन। तो आज अभी ये सेशन यही समाप्त करते हैं। आप लोग इसी तरह सीखते रहिए और रोज रात को थोड़ा जग के पढ़ते रहिए। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेता हूं। अभी मैं बंसल सर को आमंत्रित करूंगा। बंसल सर भी एक बढ़िया टॉपिक पे आपको सरल भाषा में बातें करते करते आपको सिखा देंगे। सर, बंसल सर ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए तो ठीक है। मैं ये स्क्रीन का परमिशन आपको देता हूं।